दोस्तों, नदियां जब अपनी मर्यादा तोड़ती हैं तो सिर्फ किनारे नहीं डूबते बल्कि सालों का भरोसा भी बह जाता है। मिट्टी और सिल्ट में दबे घर, छतों पर बैठे परिवार जिनके नीचे कल तक उनका आंगन था, बह गई सैकड़ों गाय और एक आदमी जो अपने हाथ में सिर्फ एक फटी हुई निक्कर पकड़े कैमरे के सामने खड़ा है और कहता है कि बस यही बचा है मेरे पास। सोचिए, जिस असम में बाढ़ हर साल एक तयशुदा मेहमान की तरह दस्तक देती है, वहां के बुजुर्ग जब ये बोलने लगे कि हमारे दादा परदादा ने भी ऐसा मंजर नहीं देखा, तो समझ लीजिए कि मामला नॉर्मल नहीं है। आखिर इस बार ऐसा क्या हुआ लेकिन कि जो अपर असम दशकों से सालाना बाढ़ से लगभग अछूता रहा, वो कुछ ही दिनों में डूब गया। क्या ये सिर्फ नागा हिल्स की बारिश का कहर था या दशकों की उस लापरवाही का धमाका जिसे हर कांग्रेस गवर्नमेंट अगली सरकार पर टालती रही? नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष और आप देख रहे थे पैम्फलेट। 19 जुलाई का नागा हिल्स में शुरू हुई बेतहाशा बारिश ने दिखाओ, डिसांग और दोरिका जैसी नदियों को कुछ ही घंटों में खतरे के निशाने से मीटरों ऊपर पहुंचा दिया। नतीजा ये हुआ कि शिवसागर जिले का नजीरा इलाका, जहां नेपाली खुटी जैसे सैकड़ों की आबादी वाले गांव, जिनमें ज्यादातर परिवार डेयरी फार्मिंग पर निर्भर हैं, कुछ ही घंटों में पानी में समा गए। गांव में पानी का स्तर करीब 6.5 फीट तक पहुंच गया और 1200 से ज्यादा गाय बछड़े एक बाढ़ में बह गए। कई लोग अब भी लापता हैं और कुछ मौतें तब हुई जब लोग जान बचाने के लिए छतों पर चढ़े, लेकिन पानी छतों तक भी पहुंच गया था। अब तक इस साल की बाढ़ में असम में मरने वालों की सरकारी संख्या 85 तक पहुंच चुकी है और अभी भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। असर की बात करें तो अफेक्टेड लोगों की संख्या अपने चरम पर 7 लाख थी, जो अब घटकर के करीब 1.36 लाख के आसपास है। रिलीफ कैंप में रहने वालों की संख्या भी अब पीक पर 1.15 लाख से ज्यादा थी, जो अब घटकर के 13 से 14 हजार रह गई है। सबसे ज्यादा असर शिवसागर, चरायदेव, जोरहाट और गोलाघाट जिलों पर पड़ा है और इनमें शिवसागर सबसे बुरी तरह प्रभावित है। देखिए, तस्वीर बहुत डरावनी है। पूरे गांव मोटी परत की कीचड़ और मलबे में दबे हैं। सड़ांध की बदबू हवा में तैर रही है। सड़कें और घर दलदल जैसे सिल्ट से ढके हैं। जिनके घरों की छतें पक्की नहीं थी, वो अब भी खुले आसमान के नीचे मानसून की अगली बारिश का सामना करने को मजबूर हैं। लोग बाल्टी बाल्टी कीचड़ साफ कर रहे हैं और आज भी संकट टला नहीं है। IMD ने तिनसुकिया के लिए ऑरेंज अलर्ट और आसपास के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए 5 अगस्त तक भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिसमें जो पानी अभी उतरना शुरू हुआ है वो दोबारा बढ़ सकता है। दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सेंटर से एक स्पेशल रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन पैकेज की मांग की है, वो भी 4 दिन के इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम IMCT असेसमेंट के बाद, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आश्वासन पर भेज दिया गया। शर्मा ने एक्स पर लिखा कि उनकी डबल इंजन गवर्नमेंट लोगों के दुख को कम करने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। स्टेट गवर्नमेंट ने इस साल की बाढ़ को एक एटिपिकल हाई इंटेंसिटी रैपिड ऑनसेट इवेंट घोषित करने की मांग की है, ताकि शिवसागर, चरायदेव, जोरहाट और गोलाघाट के लिए ढील भरे नियमों के साथ एक डेडिकेटेड सेंट्रल पैकेज मिल सके। अब बात करते हैं जमीन पर क्या हुआ, पॉइंट बाय पॉइंट। पहला, मुआवजा। मृतकों के परिजनों को 9 लाख रुपए एक्सग्रेटिया देने का ऐलान हुआ है और लापता लोगों के परिवारों को भी चरणबद्ध तरीके से यही राशि मिलेगी। सबसे बुरी तरह प्रभावित 4 जिलों में गंभीर रूप से प्रभावित परिवारों को 15,000 रुपए की इंटरिम असिस्टेंस दी जा रही है। दूसरी, शिक्षा है। शिवसागर और चरायदेव में हायर सेकेंडरी छात्रों को 1,000 रुपए, अंडर ग्रेजुएट छात्रों को 3,000 रुपए और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को 5,000 रुपए की सहायता देने का ऐलान हुआ है, ताकि बाढ़ पढ़ाई की राह में रुकावट ना बने। तीसरा, राहत सामग्री और बचाव अभियान। 2.37 लाख से ज्यादा रिलीफ किट्स, चावल, दाल, खाने का तेल और जरूरी सामान बांटे जा चुके हैं। NDRF, SDRF और इंडियन आर्मी की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस में जुटी हैं। कई इलाकों में हेलीकॉप्टर से भी लोगों को सुरक्षित निकाला गया। जिलेवार सड़कों, पुलों, स्कूलों और बिजली ढांचे के रिकंस्ट्रक्शन की योजना पर भी काम शुरू हो चुका है और नॉर्थ ईस्ट के लिए एक स्थायी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन तंत्र बनाने की बात हुई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से फोन पर बात कर स्थिति का जायजा लिया और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक हफ्ते में दूसरी बार शर्मा से बात कर राहत कार्यों की जानकारी ली। दोस्तों, सवाल है कि जब गैंगेटिक प्लेन्स यानी उत्तर प्रदेश और बिहार भी हर साल बाढ़ झेलते हैं, तो असम की बाढ़ इतनी विनाशकारी और इतनी अप्रत्याशित क्यों साबित होती है? इसका जवाब ज्योग्राफी और जियोलॉजी दोनों में छिपा है। पहले फर्क है नदी की उम्र और चरित्र का। ब्रह्मपुत्र एक ब्रेडेड यानी गुथी हुई नदी है जो लगातार अपनी धाराएं बदलती रहती है, जबकि गंगा ज्यादातर मेंडेरिंग यानी घुमावदार चाल से बहती है। ब्रह्मपुत्र की औसत चौड़ाई गंगा से लगभग दोगुनी है और दुनिया की नदियों में यह पानी और सिल्ट दोनों के मामले में चौथे नंबर पर आती है। यानी हर मानसून में ये नदी अपने साथ इतनी ज्यादा मिट्टी और गाद बहा करके लाती है कि नदी का तल लगातार ऊंचा होता जाता है, जिससे उसका पानी सोखने और बहाने की क्षमता साल दर साल घटती जाती है। दूसरा फर्क है ज्योग्राफी की बनावट का। ब्रह्मपुत्र वैली ईस्टर्न हिमालयाज, पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मिकीर हिल्स और मेघालय प्लेट्यू से घिरी एक तुलनात्मक रूप से संकरी घाटी है, जैसे किसी फनल में पानी डाला जा रहा हो।
इन्हीं पहाड़ियों से 120 से ज्यादा नदियां और ट्रिब्यूटरीज असम में उतरती हैं। इसके उलट गंगेटिक प्लेन्स कहीं ज्यादा चौड़े और ज्योग्राफिकली पुराने तथा स्थिर हैं, जहां पानी को फैलने और सूखने के लिए कहीं ज्यादा जगह मिलती है। यही वजह है कि जब नागालैंड की पहाड़ियों में भारी बारिश होती है तो वो पानी घंटों में दिखाओ, दिसांग और दोरिका जैसी नदियों के जरिए सीधे शिवसागर और नजीरा जैसे इलाकों पर टूट पड़ता है, लगभग फ्लैश फ्लड की तरह। तीसरा फर्क है सीजमिक इंस्टेबिलिटी का। ईस्टर्न हिमालयाज अभी भी बन रहे हैं, यानी जियोलॉजिकली युवा पर्वत हैं, और ये पूरा इलाका सबसे ज्यादा अर्थक्वेक सेंसिटिव जोन्स में आता है। 1950 असम अर्थक्वेक ने तो ब्रह्मपुत्र की धारा और उसके व्यवहार को स्थायी रूप से बदल दिया था। इसके अलावा असम में सालाना औसतन करीब 2800 से 3000 मिलीमीटर रेनफॉल होती है, जिसका लगभग 85% सिर्फ मानसून के 4 महीनों में गिरता है, यानी गैंगेटिक प्लेन्स के मुकाबले कहीं ज्यादा पानी कहीं कम समय में। तो सीधी भाषा में समझ लीजिए कि अगर गैंगेटिक प्लेन्स एक विशाल स्थिर तस्वीर है जिसमें पानी धीरे धीरे फैलता है, तो ब्रह्मपुत्र वैली एक संकरी, कच्ची और लगातार बदलती हुई नाली है जिसमें पहाड़ों से आया पानी घंटों में उफान बन सकता है। देखिए, असम की बाढ़ प्रकृति की बनावट का नतीजा तो है ही, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। असली सवाल यह है कि इस नोन ज्योग्राफी के बावजूद भी दशकों की सरकारी नीति ने इस खतरे को कम करने के लिए क्या किया। ये एक ऐसा खतरा है जिसे बरसों से पहचाना जा चुका है, नाप लिया गया है और जिस पर सिफारिशें भी लिखी जा चुकी हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि इतने दशकों तक उन सिफारिशों का हुआ क्या और किसके शासनकाल में हुआ। दोस्तों, इसके लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। आजादी के बाद करीब 66 सालों में, यानी 1950 से 2016 तक असम में करीब 5 दशकों तक, यानी लगातार 3/4 समय तक कांग्रेस की ही सरकार रही। विष्णुराम मेधी से लेकर के बिमला प्रसाद चलिहा और फिर सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे तरुण गोगोई तक 2001 से 2016 तक लगातार 15 साल असम की सत्ता ज्यादातर वक्त कांग्रेस के हाथों में ही रही। यानी जिस दौर में असम के फ्लड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव पड़ी, उसे आकार देने और आधुनिक बनाने का सबसे बड़ा और सबसे लंबा मौका भी कांग्रेस के पास ही था। और इसमें सबसे पहला सबूत है कि खुद असम के एम्बैंकमेंट्स की उम्र का। राज्य में आज कुल 423 एम्बैंकमेंट्स हैं, जिनकी लंबाई करीब 4474 किलोमीटर है और इनमें से 295 यानी करीब 3998 किलोमीटर अपनी तय उम्र पूरी कर चुके हैं। ज्यादातर एम्बैंकमेंट्स 1960 और 70s के दशक में बने थे और उसी दौर में असम में लगातार कांग्रेसी ही सरकारें थी और उसके बाद दशकों तक कांग्रेस के ही शासनकाल में इसका सिर्फ शिलान्यास वाला काम हुआ। इनका असली वैज्ञानिक और स्थायी उन्नयन यानी समय पर मॉडर्नाइजेशन कभी प्राथमिकता रहा ही नहीं। दूसरा सबूत है खुद पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट। 2021 में वाटर रिसोर्सेज पर बनी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने साफ सिफारिश की थी कि एम्बैंकमेंट्स को मजबूत किया जाए, नदियों की ड्रेजिंग हो, फ्लड प्लेन जोनिंग बिल को लागू किया जाए और रिवर बेसिंग मैनेजमेंट के लिए रिवर बेसिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाए। रिपोर्ट ने यह भी बताया कि 1982 से काम कर रहे ब्रह्मपुत्र बोर्ड में तब भी बड़ी संख्या में पद खाली पड़े थे, यानी जिस बोर्ड को कांग्रेस गवर्नमेंट ने बनाया उसे कभी पूरी क्षमता के साथ काम करने की स्थिति में लाया ही नहीं गया। तीसरा सबूत है 2017 में पार्लियामेंट में पेश हुई सीएजी रिपोर्ट का, जिसमें फ्लड कंट्रोल और फोरकास्टिंग प्रोजेक्ट में फंड्स और इंप्लीमेंटेशन के बीच भारी विसंगतियां पाई गई। नेशनल फ्लड कमीशन की सिफारिशें भी दशकों बाद तक अधूरी पाई गई, जबकि वो 1980 में ही यानी कांग्रेस शासन के दौर में ही सरकार को सौंप दी गई। और चौथा, 2021 में नेचर जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक अगर असम उसी रफ्तार से फ्लड मिटिगेशन मेजर्स लागू करता रहा तो उसे खुद को पूरी तरह सुरक्षित बनाने में 943 साल लग जाएंगे। ये स्टडी उस दशकों लंबी उदासीनता का आईना है जो 2016 से पहले तक असम की पहचान बन चुकी थी। और अब आते हैं 2016 के बाद, जब पहली बार असम में बीजेपी लेड गवर्नमेंट बनी। तस्वीर यहां से बिल्कुल बदलना शुरू हो जाती है। रफ्तार भले ही पूरी नहीं हो, लेकिन दिशा साफ बदली। पिछले 3 सालों में ही स्टेट गवर्नमेंट ने 105 प्रोजेक्ट के जरिए एम्बैंकमेंट्स पर करीब 1500 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसमें 189 किलोमीटर नए एम्बैंकमेंट्स बनाए गए और 440 किलोमीटर एम्बैंकमेंट्स को ऊंचा और मजबूत किया गया। खुद इसी हफ्ते इसी बाढ़ के बीच मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने रिवर इरोजन से निपटने के लिए आईआईटी गुवाहाटी के विशेषज्ञों के साथ मिलकर एक साइंस बेस्ड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बनाने का ऐलान किया। वहीं जोरहाट में कोकोडोंगा, भोगदोई, झांझी और चराईपानी एम्बैंकमेंट्स पर जियोट्यूब टेक्नोलॉजी के जरिए करीब 60% मरम्मत का काम पहले ही पूरा हो चुका है। यानी जिस एकेडमिक और साइंटिफिक एक्सपर्टीज को दशकों तक पॉलिसी मेकिंग में पर्याप्त जगह नहीं मिली, उससे अब सीधे निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जा रहा है। देखिए, ईमानदारी से कहें तो ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन फर्क यह है कि दशकों तक जो सवाल पूछा ही नहीं गया वो अब कम से कम पूछा तो जा रहा है और सरकार की तरफ से उसका जवाब देने की कोशिशें भी दिख रही हैं, चाहे वो अभी अधूरी क्यों ना हो। दोस्तों, ये सिर्फ एक साल या एक सरकार की कहानी नहीं है, ये उस इंफ्रास्ट्रक्चर की कहानी है जो दशकों पहले कांग्रेस के सबसे लंबे शासनकाल में बना और उसी दौर में मरम्मत और पैबंद की राजनीति में उलझा रहा। 2016 के बाद पहली बार इसे वैज्ञानिक गंभीरता के साथ देखने की कोशिश शुरू हुई। सवाल अब सिर्फ इतना है कि यह रफ्तार बरसों की उस देरी की भरपाई कितनी जल्दी कर पाता है। तो अब असली सवाल यह है कि आगे क्या है।
जवाब कहीं दूर नहीं है, वो पहले से ही सरकारी रिपोर्ट्स में मिला पड़ा है, बस उसे लागू करने की इच्छा शक्ति चाहिए। इसमें पहला है कि एम्बैंकमेंट्स का पूरा साइंटिफिक ऑडिट हो और जो 295 अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं उनका मिशन मोड में मॉडर्नाइजेशन किया जाए। दूसरा, फ्लड प्लेन जोनिंग बिल को आखिरकार कानून की शक्ल दी जाए ताकि स्पष्ट हो सके कि किन इलाकों में बसना सबसे ज्यादा जोखिम भरा है। तीसरा है, ब्रह्मपुत्र बोर्ड को पूरी तरह स्टाफ और रिसोर्सेज दिए जाएं ताकि वो सिर्फ कागजों पर मौजूद संस्था बनकर के ना रह जाए। और चौथा, सेंट्रल गवर्नमेंट का नया सी फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम जो फिलहाल महानदी, गोदावरी और तापी बेसिन तक सीमित है, उसे प्राथमिकता के आधार पर ब्रह्मपुत्र बेसिन तक बढ़ाया जाए। और पांचवा है, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के साथ मिलकर के उन पहाड़ी इलाकों में इलीगल माइनिंग और इंडिस्क्रिमिनेट हिल कटिंग पर नियंत्रण करने के लिए साझा तंत्र बनाया जाए, क्योंकि डिखाओ जैसी नदियों की तबाही की जड़ें असम की सीमाओं के बाहर भी फैली हुई हैं। और मुझे पर्सनली यही लगता है कि जिस तरह से हिमंता बिस्वा शर्मा गवर्नमेंट ने अब तक फ्लड रिलीफ, रेस्क्यू ऑपरेशंस, एम्बैंकमेंट स्ट्रेंथनिंग और लॉन्ग टर्म फ्लड कंट्रोल को लेकर के काम किया है, उससे ये उम्मीद जरूर बनती है कि आने वाले समय में इन सभी पहलुओं पर गंभीरता से काम होगा। देखिए, दशकों से चली आ रही समस्या का समाधान 1 या 2 मॉनसून में नहीं निकल सकता, लेकिन अगर यही साइंटिफिक अप्रोच, पॉलिसी फोकस और इंप्लीमेंटेशन की रफ्तार बनी रही तो कम से कम ये भरोसा किया जा सकता है कि असम हर साल उसी पुरानी त्रासदी को दोहराने के लिए मजबूर नहीं रहेगा। दोस्तों, असम की ये बाढ़ सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये एक आईना है जिसमें हमें यह दिखता है कि जब चेतावनियां सालों तक फाइलों में दबी रहती हैं तो उसकी कीमत आम इंसान अपनी छत, अपने मवेशी और कई बार अपनी जान देकर के चुकाता है। ये कहानी हर उस भारतीय की कहानी है जो नदी किनारे इस भरोसे के साथ जीता है कि गवर्नमेंट और साइंस दोनों उसके हिफाजत के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि आपदा के बाद सिर्फ संवेदना काफी नहीं है, जवाबदेही भी जरूरी है, तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए ताकि असम की आवाज पूरे देश तक पहुंचे। और अगर आप किसी भरोसेमंद संस्था या गवर्नमेंट रिलीफ फंड के जरिए मदद कर सकते हैं तो यही सही समय है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।